नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी हो या नरेंद्र मोदी के साथी, दूसरों की इज्जत पर हाथ डालना, दूसरों के चरित्र हनन करना और दूसरों की चोरी करना और चोरी करके अपने लोगों को सब सौंप देना, यही नरेंद्र मोदी का मॉडल है। जी हां, यही मोदी गैंग का मॉडल है और वह मॉडल देखने को मिलता है। इसकी शुरुआत बिहार से देखिए। बिहार में अभी हालिया सरकार बनी है। नरेंद्र मोदी के साथ रह रह करके नीतीश कुमार की चरित्रहीनता बार बार नजर आने लगी है। कभी वो सदन के भीतर महिलाओं के अंतरंग रिश्तों के बारे में, वो अपने पतियों के साथ क्या करती है बेडरूम में, उस पर चर्चा करते हैं। और कभी वो एक महिला डॉक्टर, उसको जब वो देते हैं नौकरी का नियुक्ति पत्र, तो उस स्थिति में उसका हिजाब उतार के उसका चेहरा देखना चाहते हैं। जी हां, चेहरा देखना चाहते हैं। जब हिजाब पहने तो इसका मतलब है उस चेहरे को ढकना चाहती है। चुनाव आयोग कहता है क्या मां बहनों के फोटो, तस्वीर, वीडियो देने चाहिए, उनके चेहरे दिखाने चाहिए। नहीं, मैं तो समझता हूं दिखाने चाहिए, लेकिन वो कहते हैं नहीं, नहीं दिखाने चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार को हिजाब में एक महिला डॉक्टर का चेहरा देखना है। जी हां, वो यह करते हैं। तो वो स्वाभिमानी डॉक्टर नुसरत परवीन वही अपॉइंटमेंट लेटर नीतीश कुमार सरकार के मुंह पर मारती है और कहती है मुझे तुम्हारी नौकरी नहीं चाहिए, रखो अपनी नौकरी, जब तुम्हारे अंदर महिलाओं के लिए एक सम्मान नहीं है, धेला भर। जिस समय यह घिनौनी हरकत नीतीश कुमार कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़े नेता मंगल पांडे खुश हो रहे थे। यह समझिए, यह स्थिति है कि इन्हें खुशी मिलती है महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के चेहरे बेनकाब करके। जी, और इसके अलावा वो इन्हीं के सहयोगी हैं, उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर हैं संजय निषाद, जो निषाद पार्टी चलाते हैं। वो संजय निषाद कहते हैं अभी तो सिर्फ हिजाब ही उतारा था, यदि उंगली कर देते तो क्या होता। सोचिए आप, कितनी घिनौनी सोच है इनकी और इनके लोगों की, इनके पूरे एनडीए की। यह स्थिति है तो आप कल्पना करिए कि इनसे आप किसकी इज्जत का करेंगे। इन्होंने नेशनल हेराल्ड, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का बनाया हुआ अखबार था, जिससे महात्मा गांधी भी जुड़े रहे, जिससे तमाम देश के कांग्रेसी जुड़े हुए थे, उस नेशनल हेराल्ड के मामले में झूठा आरोप लगा करके गांधी नेहरू परिवार को बदनाम किया, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अपमानित किया, उन्हें ईडी के सामने बुला के। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन, और उसके बाद में उस बुजुर्ग बीमार सोनिया गांधी को 3 दिन बुला के किया। बार बार बुलाते, कुछ नहीं, आइए बैठिए, बस वही बातें, बार बार वही बातें। जब सब कुछ, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा है कॉर्पोरेट मंत्रालय में, सारा रिटर्न दाखिल है, तो हमसे आप क्या पूछ रहे। लेकिन साहब ये किया गया, और वही ईडी, वही सीबीआई तीन बार लिख के देती है नहीं, इसमें कोई केस नहीं बनता है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जबरन ईसीआर दर्ज की गई। ईडी ने ईसीआर दर्ज की, उसी ईडी ने जिसने लिखा था इसमें कोई केस नहीं बनता है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, कोई संपत्ति का ट्रांसफर नहीं हुआ, कोई भी पैसे का ट्रांसफर नहीं हुआ, वो ईडीए करती है। और उसके बाद वो जबरन चार्जशीट भी कर देती है। जब अदालत में पहुंचता है तो वहां संज्ञान लेते वक्त मजिस्ट्रेट कहता है क्या मजाक है, और वह विशेष जज फटकार लगाता है, फिर भी नहीं समझ में आता है। और अंत में वो उसी पीएमएलए एक्ट की धारा 5 को
बताते हुए कि इसमें तो साफ साफ लिखा है कि इसकी जांच ही तब आप शुरू करेंगे जब इस पर कोई एफआईआर हो, और इस पर तो कोई एफआईआर आज तक नहीं हुई। तो आनंद फानन में रातों रात दिल्ली पुलिस के ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एफआईआर दर्ज करने के बाद अदालत ये कहती है तो जांच और चार्जशीट सबके बाद में एफआईआर है, इसमें क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग कहां है? और अंत में अदालत भी यह मानती है कि यह पूरी तरीके से राजनैतिक विद्वेष की भावना से केस किया गया था, सब गांधी नेहरू परिवार को बदनाम करने के लिए। ये पेपर आज का नहीं, 1938 में फ्रीडम फाइटर्स ने एक पेपर को एस्टेब्लिश किया कि आज़ादी दिलाने के लिए, लेकिन ये लोग आज मनी लॉन्ड्रिंग, सीबीआई ऐसे एजेंसीज को उपयोग करके हमारे कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। खासकर गांधी फैमिली को उन्होंने सताने के लिए ही ये केस डाला है, नहीं तो इसमें कुछ नहीं है। और कोई एफआईआर नहीं है, कोई प्राइवेट पर्सन एफआईआर डालता है, उसके ऊपर एक कार्रवाई करते हैं। और आज इस दृष्टि से कहा जाएगा कि जो चीज़ में कोई दम नहीं है उसमें दम भरने की कोशिश करके हर एक को हरासमेंट कर रहे हैं, जिससे इनके भाजपाई कहें देखो बेल पे छूटे हैं, वो ये करें। और इसमें केस किसने किया था? केस किया था उसी सुब्रमण्यम स्वामी ने, जो खुद अपने आप में जिसका चाल चरित्र चेहरा सब दागदार। बार बार कहते हैं प्रोसीजर है, कुछ नहीं है, टेक्निकल है, प्रीमेच्योर है। कल से सुन रहा हूं मैं, इसके 4-5 स्तंभ सुनिए। 5 स्तंभ में मुख्य स्तंभ नंबर 1 जो हमारी दलील थी कि कानून कहता है, लिखा है सेक्शन 5 में पीएमएलए एक्ट में कि सिर्फ पर्सन ऑथराइज टू इन्वेस्टिगेट की कंप्लेंट या एफआईआर पे कार्रवाई हो सकती है। शब्द है पर्सन ऑथराइज। अब सुब्रमण्यम स्वामी तो पर्सन ऑथराइज नहीं है ना, तो प्राइवेट आदमी ने कंप्लेंट की थी। ये अलग कहानी और रोचक है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद अपनी मैजिस्ट्रेट वाली समनिंग ऑर्डर और कंप्लेंट को, कार्रवाई को अपने आप हाईकोर्ट जाके अपनी खुद की कार्रवाई को स्थगित करवा दिया। तो अलग कहानी है। तो इसके आधार पर जज ने कहा कि आपने अनुच्छेद 5 के कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं किया। सिर्फ एजेंसी यानी सीबीआई या ईओडब्ल्यू ये एफआईआर फाइल कर सकती थी, जो नहीं की। 2014 से 21 और 21 से 25 यानी लगभग एक दशक से नहीं की। फिर कहा है कि नींव, हर चीज की नींव, पीएमएलए की नींव, पीएमएलए बना था एक एफएटीएफ फाइनेंशियल टास्क फोर्स के अंतर्गत। उससे लिखा हुआ है कि इसकी नींव होनी चाहिए एक एफआईआर, एक प्रेडिकेट ऑफेंस जिसको कहते हैं वकील, टेक्निकल टर्म प्रेडिकेट ऑफेंस। और इसका उद्देश्य है कि ये परिणाम स्वरूप एक कार्रवाई होती है जिसमें इसकी नींव होती है प्रेडिकेट ऑफेंस। और निर्णय में ये कई अच्छे विस्तार से लिखा गया है। तो जब नींव नहीं तो इसमें आपको इमारत खड़ी की गई, एक इमारत राजनीतिक आरोपों से मुकदमे बनाने की। और कल अदालत ने याद दिलाया कि प्रक्रिया, कानून, अनुच्छेद न्याय की आत्मा है, बाधा नहीं है। कि अचानक आपने इनको बोल दिया 2021 में करो एफआईआर, ओपिनियन कुछ भी करो, क्योंकि इसमें गांधी हैं, इसमें कांग्रेस है, इसमें खड़गे जी हैं। और सोचिए कुल मिला के करीब 80 घंटे ऐसे लोगों को कार्रवाई कर दी बिना ये जाने के एफआईआर ही नहीं है। कानून में, फौजदारी कानून में सबसे न्यूनतम स्टेज होती है कॉग्निजेंस लेने की। कॉग्निजेंस मतलब होता है कि आप मेरे घर के बाहरी दीवार के अंदर भी नहीं आ सकते, यानी ये घर है इनका, ये दीवार इसके बाहर ही रोक देते। तो जज ने उस न्यूनतम आधार और कसौटी पे कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया। यानी ये इतनी बेकार कंप्लेंट है कि मैं कॉग्निजेंस भी नहीं लूंगा। और फिर कहा है कि मैंने पूछा एएसजी राजू से कि आपने ये रोचक नई एफआईआर जो फाइल की है 3 अक्टूबर 2025 को, यानी कुछ हफ्ते पहले, तो उन्होंने कहा कि इस नई एफआईआर का कोई संबंध नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है पुरानी वाली का। ये हम सब जानते हैं कि हमारी दलील खत्म हुई, इतनी बुलंद और इतनी मजबूत थी हमारा स्टैंड
कि घबराहट में, बौखलाहट में उन्होंने एक और एफआईआर ठोक दी है 3 अक्टूबर को। उस प्रक्रिया को अलग से हम डील करेंगे। इसमें स्पष्ट लिखा है निर्णय में कि हम उस प्रक्रिया को देख नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं उसके बारे में, लेकिन ये भी आपको द्वेष बताता है। आपने संयुक्त सहमति के बाद गलत चीज की, कोर्ट ने क्वॉश की, आपको ये मालूम होते हुए आपने फिर एक नई एफआईआर ठोक दी 3 अक्टूबर को। ये सब एक राजनीतिक द्वेष की कहानी है। तो अब आप समझिए इनके यहां वही नवरत्न है। और इसके बाद में आप देखिए तमाम सारे दाग लगाने के और ऐसे गंदे चेहरे हैं। इन्हीं का एक भाजपा का कार्यकर्ता वो आता है लखनऊ में, लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करता है कि रायबरेली से जो सांसद चुने गए हैं राहुल गांधी, वो असल में ब्रिटिश नागरिक हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी पहले ही इस पर कर चुके हैं 6 साल पहले। और 6 साल पहले उन्होंने जो किया था उस पर गृह मंत्रालय से लेके और भाजपा के सांसद रहते हुए किया। साहब गृह मंत्रालय ने कहा कोई नहीं है, वो हिंदुस्तान में पैदा हुए, दिल्ली में पैदा हुए, उनका पूरा परिवार सब यहीं पैदा हुआ, तो कहीं कोई चीज नहीं है। लेकिन नहीं साहब, लगे रहेंगे लगे रहेंगे। अंत में हाईकोर्ट ने उस केस को रद्द कर दिया था और कहा आप गृह मंत्रालय जाइए। वो गृह मंत्रालय गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो वो जाकर के रायबरेली की अदालत में एक परिवाद दाखिल करता है, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की अदालत में किया था। और वो परिवाद में कहता है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। अरे भाई, ब्रिटिश नागरिक हैं तो सरकार करे ना कार्रवाई, जेल भेजिए। नहीं, क्योंकि होगा तब ना, सिर्फ बदनाम करना है। तो अब अदालतों में भी आप जानते हैं वही लोग बैठे हुए, सारे चोर उचक्कों को इन्होंने जज बना के बैठा दिया है। और जब चोर उचक्के जज बन जाए तो वैसे ही होता है। वो गया फिर से हाई कोर्ट में उस परिवाद को लेकर और कहता है कि मैं रायबरेली में, चूंकि उसका क्षेत्राधिकार रायबरेली बनता है, कहा रायबरेली में नहीं जा सकता हूं, तो इस केस को लखनऊ ट्रांसफर कर दिया जाए। हाई कोर्ट में बैठे चरण चुंबक जजों ने वही किया जो वो चाहता था। यानी आप देखिए, जो हाई कोर्ट एक बार इसी चीज को रद्द कर रहा है, वही हाई कोर्ट उस परिवाद को यहां ले आने की परमिशन दे देता है। वही कहता परमिशन किस बात की, हम पहले ही रद्द कर चुके हैं, केस ही नहीं है। लेकिन नहीं साहब, गृह मंत्रालय को डायरेक्शन भी दिया है, गृह मंत्रालय कुछ नहीं निकाल पाया, न विदेश मंत्रालय निकाल पाया। राहुल गांधी तो डंके की चोट पे बोल रहे हैं। इसी तरीके से गांधी जी के नाम को सदैव ये दाग लगाने की कोशिश करते थे। अब तो यह स्थिति हो गई, गांधी जी के नाम पर जो मनरेगा की योजना थी उससे भी नाम हटा दिया। उसको लेके कांग्रेस देश भर में आंदोलित है और इसको लेके लगातार आवाज बन रही है। और उसके बाद ये ले आते हैं अडानी को मुनाफा देने के लिए एक बिल, जिसका नाम है परमाणु ऊर्जा का बिल। और वह बिल लाते हैं और उस बिल के जरिए ऐसी व्यवस्था करते हैं कि इस देश के नागरिक यदि उसके रेडिएशन से या किसी भी उसके लीक होने से कहीं पे मर जाए, बर्बाद हो जाए, विकलांग हो जाए, कुछ हो जाए, तो अडानी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उनकी सहयोगी विदेशी पार्टी जो है कंपनी पर सब फ्री है, मरने दीजिए हिंदुस्तानियों, हमें तो पैसा कमाना है। तो साहब जब ये करते हैं तो उसका भी विरोध कांग्रेस ही करती है। और कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी इसको लेकर संसद में बखूबी बताते हैं कि किस तरह से इससे इस देश के लोगों के जीवन को खतरा पैदा कर दिया गया। पहले ही देश प्रदूषण से शिकार है, बुरी तरह के हालात, और इन सब के बाद अब वो यह कर रहे हैं। तो यह करके अडानी को इस तरह से देने कि कोई भी कुछ होता रहे, अडानी को मुनाफा होता रहे। कभी भी दुनिया में परमाणु ऊर्जा के कार्यक्रम प्राइवेट हाथ में नहीं दिए जाते। क्यों? क्योंकि ये इतना गंभीर है कि कभी भी प्राइवेट व्यक्ति कोई भी ऐसा काम कर सकता है जिससे मानवता नष्ट हो जाए। लेकिन साहब नरेंद्र मोदी के तो मालिक ही वो है, तो वो तो सब कुछ दे देंगे। और इस देश का चरण चुंबक मीडिया कुछ बोलेगा नहीं, चरण चुंबक जजेस कुछ बोलेंगे नहीं, चुनाव आयोग पहले ही सरेंडर। तो ऐसी स्थिति में
ये चोरी छिपे यह करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल कांग्रेस लड़ती है। अब आता हूं, ये जिस तरह से पूरे देश में आवाज उठती है कि ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में ये है, ईवीएम में वो है। मैंने भी तमाम लोगों से पता किया, मुझे नहीं मिला, राहुल गांधी को भी नहीं मिला। लेकिन क्या ऐसा हो नहीं सकता है? तो पता चला नहीं हो तो सकता है। कैसे हो सकता है? तो पता चला इसका सबसे पहली बार जांच करी थी जर्मनी ने, और इसीलिए जर्मनी ने अपने यहां ईवीएम को ब्लैक बॉक्स कह के चुनाव में इस्तेमाल से पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया था। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने किया था। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी के लिए जरूरी था कि वो इस पर चर्चा करें, क्योंकि राहुल गांधी बगैर सबूत कोई बात नहीं करते, तथ्यों की बात नहीं करते। तो राहुल गांधी जर्मनी जाते हैं। जब जर्मनी जाते हैं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला जाती है, उनके लोग बौखला जाते हैं, क्योंकि वहां दो चीजें। एक तो राहुल गांधी को उन 125 राजनीतिक दलों के साथ में मिलना है जो दुनिया के वो 125 देश है, उन तमाम देशों के हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया था और 125 देश उनके पीछे थे, और उनमें तमाम सारी जगह वो पार्टियां बनी थी जिन्होंने आजादी दिलाई अपने देशों में और उसे बनाया। तो उसी में से कांग्रेस भी है, उसकी मेंबर। तो राहुल गांधी वहां जाते हैं, वहां पर मिलना है उन्हें, वहां उद्योगपतियों से भी मिलना है, राजनेताओं से भी मिलना है, कई सत्तारूढ़ दल भी उसमें शामिल है, उनसे भी मिलना है। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी की एक छवि बड़ी होती है। नरेंद्र मोदी को कभी भी ऐसे सम्मेलन में नहीं बुलाया गया। इतने बड़े सम्मेलन में आज तक कभी भी न भाजपा को आमंत्रित किया गया, न ही नरेंद्र मोदी को किया गया, इसलिए भाजपा को बौखलाहट। लेकिन राहुल गांधी के जाने का दूसरा मकसद वो बहुत बड़ा है। वो ये है कि वहां ईवीएम सबसे पहले पकड़ी गई थी कि कैसे ईवीएम से वोट चोरी की जा सकती। जी हां, तो राहुल गांधी वह जाने, और इसका पता कैसे चला? एक कार जो जर्मन में बनती है वैक्सवैगन, उस कार में वॉक्सवैगन, उसमें एक हिडन सॉफ्टवेयर लगाया, जो हिडन सॉफ्टवेयर लगाया गया था, उस सॉफ्टवेयर के जरिए उसे ऐसा कर दिया जाता था कि वो प्रदूषण तो खूब छोड़ती, लेकिन जब उसका डेटा जांचा जाता था तो आता था नहीं, इसमें तो कोई प्रदूषण है ही नहीं। तमाम लोग हैरान कि प्रदूषण तो हो रहा है, फिर आ क्यों नहीं रहा है। तमाम लैब ने जांच की, कहा नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। और बहुत होने के बाद में एक इंजीनियर ने, जो BMW का ही था, उसने जाकर के इसकी का पता लगाया और उसने कहा ये जो है सॉफ्टवेयर, ये खेल कर रहा है, ये चीटिंग सॉफ्टवेयर। और वो चीटिंग सॉफ्टवेयर ऐसे काम करता था कि ऐसे तो प्रदूषण होता था, लेकिन जब आप जांच करेंगे तो सॉफ्टवेयर बताता था नहीं, प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण मुक्त है ये गाड़ी। दुनिया हैरान थी। अब जब दुनिया हैरान थी तो पकड़ा गया, तो पता चला। तो जब ईवीएम को वहां पर देखा गया तो पाया गया उसी तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ईवीएम में हुआ, और उसी के जरिए पूरे चुनाव को मैनिपुलेट किया जा रहा। तब वहां की सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में आदेश दिया कि नहीं, ईवीएम को पूरी तरह से बैन किया जाएगा, ये ब्लैक बॉक्स है, ये वोट चोरी करता है। तो राहुल गांधी जब जर्मनी पहुंचे तो वहां सैकड़ों लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे, स्वागत किया। और राहुल गांधी का कोई मोदी की तरह इवेंट तो होता नहीं, स्वागत किया। उसके बाद में राहुल गांधी सबसे पहले BMW के कारखाने में, क्योंकि कार देखनी होती तो यहां भी देख सकते थे, उनकी गाड़ियां देख सकते थे, उनके शोरूम में जाके गाड़ी के दूसरे पार्ट्स देख सकते थे। लेकिन राहुल गांधी को वह सॉफ्टवेयर का सिस्टम समझना था उस इंजीनियर से जिसने यह चोरी पकड़ी। तो राहुल गांधी वहां जाते और वहां उसको स्टडी करते, और उसको स्टडी करते राहुल गांधी अब जब लौटेंगे तो उनके पास में यह अपडेट होगा, क्योंकि संसद में भी उन्होंने एक चीज कही कि ईवीएम का पब्लिक ऑडिट होना चाहिए।
और वो मशीन में अंदर क्या है बाहर क्या है सब पब्लिकली देखना चाहिए और दिखाना चाहिए। तो वही चीज वो वहां समझने गए, जिससे वो जब बोले ईवीएम पर तो उनके पास सबूत हो और वो बता सके कैसे खेल होता है, और यदि कह दिया जाए जांच करिए तो वो जांच कर सके। तो राहुल गांधी ने वह स्टडी करने के लिए वहां गए। इसी से तो भाजपा डरी है कि उनकी चोरी पकड़ी जा रही है, तभी घबराया हुआ है मोदी गैंग, और वो उन पे हमला करने के कोई मौके नहीं। विरोध प्रदर्शन तो यह सच है। मोदी तो अब नरेंद्र मोदी चारों तरफ से घिर गया है और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी आरएसएस के लोगों को जगह जगह कांग्रेसी बता रहे हैं कि तुम झूठे हो, मक्कार हो, तुमने गांधी नेहरू परिवार पे झूठे लांछन लगाए, और इसको लेके पश्चिम बंगाल से लेके गुजरात तक और गोवा से लेकर के देश के दूसरे उत्तर प्रदेश तक संसद के भीतर सब जगह अब विरोध हो रहा है। और कहा जा रहा है, तभी मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तुम माफी मांगो और इस्तीफा दो, क्योंकि तुमने राजनैतिक विद्वेष में यह किया है और गांधी परिवार को बदनाम किया है। और वहीं आप देख ही रहे हैं, चोर अपने काम में भी लगा हुआ है। तो लड़ कौन रहा है? कांग्रेस लड़ रही है। जी हां, राहुल गांधी की थी। जय